का तमाम ये कंबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों को लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम में, और इन खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, खबरों पर विश्लेषण किया जाए, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा बनी है। शुरुआत होगी एक पानी की खबर के साथ। इस साल हो सकती है पीने के पानी की कमी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये चिंताएं कहां से उभर रही हैं, ये जानेंगे। क्या कह रहे हैं ताजा आंकड़े रिजर्वायर के, ये समझेंगे। ऑर्गेनिक फूड के नाम पर कुछ भी नहीं बिकेगा, यहां सख्ती होगी, धांधली रुकेगी, सरकार सख्ती करने के मूड में आ गई। क्या प्लान है ये बताएंगे। गांव की क्या है ताजा स्थिति, क्या महंगाई ने किया, क्या बेरोजगारी की स्थिति है, आय कितनी घटी बढ़ी, ये सब कुछ जानेंगे आज हम मनी सेंट्रल में। आयकर विभाग की रडार पर कोऑपरेटिव बैंक समेत कई और संस्थाएं, निधि संस्थाएं, कुछ ऐसी संस्थाएं जिन पर शक है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ झाला किया है। क्या गड़बड़ झाला किया है, क्या चिंता है, ये जानेंगे। क्या रूस से नहीं मिलेगा सस्ता कच्चा तेल, ऐसी बातें क्यों उठने लगी। कच्चे तेल के बाजार में क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं, ये जानेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। और जकरबर्ग और मस्क के बीच छिड़ी जंग, ये जंग कौन सी है, किसका पलड़ा भारी है, कौन इस जंग को जीत सकता है, ये सब कुछ भी जानेंगे आज दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत पानी की खबर के साथ। पानी की खबर बात करते हैं शुरू मॉनसून से। मॉनसून की बारिश ने सामान्य से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। हालांकि देश के बहुत बड़े इलाकों में अभी भी बारिश कम हुई है, ये हमने आपको कल बताया था। मॉनसून की बरसात ने जो पहले 8% की कमी बची थी, वह बढ़कर 9% की हो गई, यानी कि बारिश कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो नंबर आया, जो आंकड़ा आया, जो इंफॉर्मेशन आई, वो चौंकाने वाली है। सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया कि देश भर के 146 में से 110 जलाशय ऐसे हैं जिनमें 40% या उसके नीचे जल स्तर पहुंच गया है। इसके असर गहरे होंगे, इसके असर इस फसल के बाद जो अगली फसल रबी की आती है उस पर भी गहरे होंगे, पीने योग्य जो पानी है उस पर भी गहरे होंगे। सर, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े जो CWC की तरफ से जारी हुए? शुभम, दो महत्वपूर्ण आंकड़े आए। एक तो मानसून की प्रगति का आंकड़ा आया। मानसून की प्रगति की रफ्तार जो हमको जून के अंत तक दिखाई दे रही थी, पिछले 5 दिनों में, 6 दिनों में उसकी रफ्तार कम हुई है। बारिश की औसत मात्रा में कमी आई है। यानी जुलाई का महीना शुरू होते ही जब बारिश में तेजी आने की संभावना थी तो कमी दिखाई दे रही। और जुलाई का महीना, जुलाई और अगस्त का महीना मानसून के लिहाज से खासतौर से प्रमुख पैडी की फसल वाले इलाकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वो जो हिस्सा जिसको का जिक्र हम लगातार बार बार भारत में कर रहे हैं, बिहार का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, इस पूरे हिस्से में अभी भी मौसम विभाग के नक्शे में एक बड़ा लाल पैच दिखाई देता है। ये रेड पैच ये बताता है कि यहाँ पर डिफिशिएंट रेन है 20% से 59% तक। पर जो दूसरा बड़ा आंकड़ा आया, जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, जिसका असर हमें इस साल की खरीफ की फसल पर नहीं, रबी की फसल तक जाएगा, वो आंकड़ा भारत में जलाशयों की स्थिति का, रिजर्वायर्स की स्थिति का। भारत में कुल 116 रिजर्वायर्स हैं, जिनमें 110 रिजर्वायर या जलाशय ऐसे हैं जिनमें पानी औसतन 40% की कैपेसिटी से कम है, उनकी कैपेसिटी से 40% कम है। और इसमें भी करीब करीब आधे जलाशय ऐसे हैं जिनमें उनकी क्षमता का आधा पानी है, करीब करीब 75% रिजर्वायर्स में उनकी क्षमता का आधा पानी है। जलाशयों का पानी कम होने का सीधा मतलब ये होता है कि हम रबी की फसल के लिए कैसे तैयार हैं, क्योंकि भारत में रबी की फसल की सिंचाई इन जलाशयों से जाने वाले नहरों के पानी से होती है। इन जलाशयों की एक बड़ी जिम्मेदारी पीने के पानी को आपूर्ति करने की भी है। जैसा आपको शुभम ने ऑन द शो में बताया कि बहुत सारे बड़े इलाकों में जलाशयों से पीने के पानी की आपूर्ति भी की जाती। हुआ दरअसल ये, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे मानसून के बारे में आपको बताते हुए, और जिसकी चिंता थी कि जो मानसून की शुरुआत कमज़ोर रही और उसके बाद मानसून का जिन हिस्सों में बारिश नहीं दिखाई दी, उन इलाकों में जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है। और ये मध्य भारत, दक्षिण भारत के जलाशय हैं, रिजर्वायर्स हैं। 4 जुलाई तक करीब करीब 717 डिस्ट्रिक्ट्स में रेन डिफिशिएंट्स थी भारत के 33% जो 717 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 33% जिलों में पानी की कमी थी या पर्याप्त मानसून नहीं हुआ। और इन इलाकों में जो रिजर्वायर्स हैं, जो जलाशय हैं, उनमें पानी का औसत अपने पिछले 30 साल के स्तर से, रिजर्वायर के स्तर से कम है। और ये चिंता की बात है। अगर जुलाई और अगस्त के महीनों में, जुलाई खासतौर पर अगस्त के महीनों में बारिश नहीं हुई तो ये पानी की कमी रबी की फसल की सिंचाई को प्रभावित कर सकती है। पीने का पानी और रबी की सिंचाई दोनों चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, ये चिंता इसलिए बड़ी है
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र का मकसद क्या है? मकसद यह है कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अलग अलग मामलों के लिए एक समान नजरिया रखा जाए, किसी तरह के साइबर खतरे को टाला जा सके। इस चर्चा पत्र पर 25 जुलाई तक सभी भागीदारों की हितधारकों की राय मांगी गई है। सर, क्या कुछ जानना चाहता है सेबी इस चर्चा पत्र के जरिए? साइबर सिक्योरिटी, डेटा चोरी और आपकी निजी सूचनाओं को चोरी को लेकर भारत के रेगुलेटर्स बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। हमने लगातार रिजर्व बैंक की तरफ से क्वेश्चन देखिए, अब सेबी की तरफ से एक बड़ा चर्चा पत्र आया है और सेबी के दायरे में या सेबी की जो रिपोर्टिंग एंटिटी हैं, जिनको आमतौर पर कानूनी भाषा में REA रिपोर्टिंग एंटिटी कहा जाता है, उसमें ब्रोकर्स हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और उसमें और इंटरमीडिएट संस्थाएं हैं जिनका सेबी रेगुलेशन करती है, सेबी का विनियमन करती है। और इसके लिए सेबी ने साइबर सिक्योरिटी का और साइबर रेजिलियंस का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क के 3 बड़े हिस्से हैं और इसमें 5 बड़े हिस्से हैं। उन 5 बड़े हिस्सों के तहत इन एजेंसियों को, चाहे वो ब्रोकरेज फर्म्स हों या म्यूचुअल फंड कंपनियां हों या बाकी इंटरमीडिएट संस्थाएं हों, उन्हें साइबर सिक्योरिटी की और सुरक्षा, ग्राहकों के सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसमें आइडेंटिटी को लेकर विस्तृत नियम तय किए गए हैं कि जो ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग, उनकी पहचान कैसे सुरक्षित रखी जाए, उन्हें उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको पहचाना कैसे जाए, उन्हें रोका कैसे जाए। इसके अलावा अगर कोई संकट आता तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, और अगर कोई सिस्टम ब्रेक होता है, किसी तरीके की हैकिंग होती है, एक्सेस होती है, तो उसे रिकवर कैसे किया जाए। लंबा चर्चा पत्र है और इसमें खास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात और संवेदनशील बात यह है कि सेबी ने थर्ड पार्टी वेंडर्स के लिए अलग से नियम प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में, BFSI इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या हार्डवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। इस चर्चा पत्र पर सभी जो पक्ष हैं उनकी राय मांगी गई है। इस राय के बाद सेबी इस संदर्भ में नियम बनाएगी और तब भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी और साइबर विजिलेंस को लेकर नए नियम आएंगे। ऑर्गेनिक फूड के नाम पर कुछ भी नहीं बिकेगा, कम से कम सरकार ऐसे प्रयास कर रही है। ऑर्गेनिक फूड को लेकर कुछ कंपनियों के झूठे दावे सामने आने के बाद FSSAI ने ऑर्गेनिक फूड को लेकर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। FSSAI ने ऑर्गेनिक फूड की फर्जी ब्रांडिंग को लेकर जुर्माने का प्रावधान भी किया है। गलत ब्रांडिंग के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ऐसी पेशकश है। सर, क्यों किया ऐसा? ऑर्गेनिक फूड को लेकर 2 तरीके की समस्याएं, एक तो भारत के भीतर समस्या है और एक भारत के बाहर से समस्या है। भारत के भीतर भारत की लेबोरेटरीज जहां पर फूड की टेस्टिंग होती है, उनके पास ऑर्गेनिक फूड टेस्ट करने की उतनी क्षमताएं नहीं है। ये भारत के फूड रेगुलेटर्स ने माना है, स्वीकार किया है। और ऑर्गेनिक फूड में किस फूड को ऑर्गेनिक माना जाए, उसे क्यों ऑर्गेनिक माना जाए, उसके कामकाज के तौर तरीके क्या हैं, उसे उगाने के या बनाने के तरीके क्या हैं, उनमें ऑर्गेनिक होने के क्या पैमाने हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। जबकि स्थिति यह है कि भारत की हर वेबसाइट के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, जगह जगह हर चीज़, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक गुड़, ये सब बिक रहा है। और ख़ासतौर से जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ग्रॉसरी खरीदते हैं, तो ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनियां भी एक ही तरीके के 2 प्रोडक्ट्स को, एक को ऑर्गेनिक और एक को नॉन ऑर्गेनिक बताकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर प्राइसिंग ज़्यादा लेती हैं और हमें पता भी नहीं कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी, उसका प्रमाणन नहीं है। फूड रेगुलेटर ने इसमें सख्ती शुरू की है और इस सख्ती के आधार पर शुभम ने आपको बताया कि जुर्माने की व्यवस्था की गई। इस फैसले के पीछे एक और महत्वपूर्ण फैसला है जिसने इसे शायद प्रेरित किया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत से ऑर्गेनिक के नाम पर निर्यात किए जाने वाले सामानों पर काफ़ी सख्ती दिखाई है और ये माना है कि भारत से ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत कुछ ऐसा एक्सपोर्ट हो रहा है या यूरोपियन यूनियन को भेजा जा रहा है वहाँ के देशों को जो ऑर्गेनिक नहीं है। बल्कि उनके जांच दलों ने भारत में कई जगह जाकर, फैक्ट्रीज में और उत्पादन केंद्रों पर जाकर ये जांच करने की भी कोशिश की और पता चला कि जिस ऑर्गेनिक नाम से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था उसमें कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं था, सब कुछ केमिकल था। भारत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात होता है। ये भारत की छवि के लिए, भारत के निर्यात की छवि के लिए, भारत की ब्रांडिंग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि भारत से ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ भी निर्यात किया जा रहा है। इसलिए फूड रेगुलेटर इसमें नियम बनाने जा रहा है, शायद जल्दी वो नियम जारी होंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक फूड को लेकर उसको पहचानने का तरीका तय किया जाएगा। आपके लिए सलाह यह है कि ऑर्गेनिक के नाम पर अगर आपको कोई भी चीज़ बेची जा रही है तो उसे ऑर्गेनिक मानकर ना खरीदें। ऐसा फूड रेगुलेटर की तरफ से संकेतों के तौर पर किया गया है, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाणन नहीं है और जो कंपनियां गलत प्रमाणों के आधार पर ऑर्गेनिक फूड बेचती पाई जाएंगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। फूड रेगुलेटर भारत में फूड लेबोरेटरीज में ऑर्गेनिक टेस्टिंग की व्यवस्था भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ग्रामीण इलाकों की रिकवरी में फिलहाल कुछ समय और लग सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं लेबर ब्यूरो के जो ये बताते हैं कि जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, जो आय है ग्रामीण इलाकों में वो लगातार घट रही है। इसके अलावा महंगाई की वजह से भी ग्रामीण आय पर लगातार असर पड़ रहा है। उनकी जो खरीद क्षमता है उन पर असर देखने को मिल रहा है। राज्य में फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है, जिसका असर भी ग्रामीण महंगाई पर कहिए या ग्रामीण आय पर कहिए, ग्रामीण खपत पर कहिए, देखने को मिला है। इस सेक्शन में हम अब ग्रामीण गांव से जो रिकवरी है, गांव का जो वास्तविक स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसको जानेंगे। सर, मानसून की छाया के बीच अगर सबसे पहले बात करें ग्रामीण आय की, वहां क्या स्थिति, कितनी घटी है, कितनी बढ़ी है? ये सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है और यहाँ से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वहाँ से उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पकड़ा जा सकता है। जो ताजे आंकड़े आए हैं लेबर ब्यूरो से, जिस से वो बता रहे हैं कि भारत में जो रूरल वेजेस हैं भारत के ग्रामीण इलाकों में, उनमें लगातार 16वें महीने में गिरावट आई है। लगातार, ये मार्च तक का आंकड़ा है और लगातार 16वें महीने में गिरावट दिख रही है। यानी भारत में ग्रामीण इलाकों में मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूरी न बढ़ने का असर हमें ग्रामीण इलाकों से मांग की रिकवरी ना होने के तौर पर दिखाई दे रहा है। हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में इस तरीके की खबरें बताते रहे हैं कि FMCG कंपनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ और इलेक्ट्रिक कंपनियाँ ये बता रही हैं कि गाँव से मांग नहीं निकल रही। और गाँव से मांग क्यों नहीं निकल रही, उसकी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की या वेतन की दरों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और ये परिस्थिति कई लंबे समय से बनी हुई है, जब से भारत में कोविड के बाद लोगों का वापस प्रवास शुरू हुआ था। और अगर आप पूरा लंबा 1 साल का 2 साल का परिदृश्य देखें तो महंगाई की तुलना में दरअसल ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ी ही नहीं है, बल्कि आय महंगाई की रोशनी में तो घट गई है। सर, ये आय तो चलिए घटी है, रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? CMI के आंकड़े बराबर आते हैं हर महीने और हर महीने उन आंकड़ों को हम चर्चा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर अभी भी 7 से 8% के बीच बनी हुई है। किसी 1-2 महीनों में वो 7% से नीचे आई है। और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने का जो सबसे बड़ा संकेत होता है, जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, वो मनरेगा की मांग है। अब आप देखिए, जून के महीने में भारत में मनरेगा की मांग गाँव में 2.3% बढ़ी, जबकि ये समय आमतौर पर सोइंग का, बुवाई का मौसम होता है, खेतों में काम का मौसम होता है, लेकिन उस दौरान भी ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की मांग बढ़ी है। मनरेगा जो कि बेसिक सामान्य मजदूरी की स्कीम है। और उसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र से जो श्रमिकों की आपूर्ति शहरी इलाकों में होती है, जिन क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में, वहाँ अभी उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से लेबर की ओवर सप्लाई और वेजेस में या जो मजदूरी के दर में कमी दिख रही है। गूगल की पेमेंट पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअप और टेक कंपनियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रीमिंग और ई पब्लिशिंग कंपनियां भी मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई हैं गूगल के पेमेंट सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने याचिका दायर की है। कंपनियों ने गूगल के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें गूगल ने कंपनियों को नए पेमेंट सिस्टम को मानने के लिए बाध्य किया था। कहा था नहीं आपको मानना ही पड़ेगा। क्या है सर ये पूरा मामला? जब से गूगल पर भारत में कंपटीशन कमीशन ने जुर्माना लगाया है, गूगल एनक्लेव में, सुप्रीम कोर्ट में जगह जगह दरवाजों पर लड़ाई कर रहा है और उस जुर्माने के तहत और जो शर्तें लगाई गई थी उस वजह से गूगल अपने प्ले स्टोर का इस्तेमाल एक मोनोपोली टूल के तौर पर नहीं कर पाएगा। उसे एंड्रॉयड के सिस्टम में बाकी ऐप्स को भी शामिल करना होगा और इस बात के लिए बाध्य नहीं करना होगा कि ऐप्स का डाउनलोड केवल प्ले स्टोर से किया जाए। उसके बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर बिलिंग के नियमों में बदलाव किया है अलग अलग कंपनियों के लिए जो वहाँ लिस्ट करते हैं और खासतौर से ऐसी कंपनियां जो किसी तरीके के पेमेंट लेती हैं, भुगतान लेती हैं। गूगल के नियम काफ़ी सख्त हैं। माना जा रहा है कि किस्म के रिटेलेटरी नियम हैं, क्योंकि वो जो ऐप डेवलपर्स हैं या जो स्ट्रीमिंग करने वाली कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा शर्तें लगा रहा है। अब विवाद इस स्तर तक पहुँच गया कि गूगल ने यह कहा कि अगर कंपनियाँ उसकी शर्तें नहीं मानेंगी तो ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा, प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। मामला अब अदालत में पहुंच गया है। गूगल और मीडिया कंपनियों के स्पेस में या गूगल और स्ट्रीमिंग और ई पब्लिशिंग स्पेस में पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है। कनाडा में तो बड़ा घटनाक्रम हुआ। कनाडा की सरकार ने कानून बनाया। उस कानून के तहत गूगल से कहा गया कि वो मीडिया कंपनियों को मीडिया कंपनियों के कंटेंट के बदले इन कंपनियों को पैसा दे, और उस नियम को गूगल ने नहीं माना और उसके बाद गूगल ने उसे इन मीडिया कंपनियों के सारे कंटेंट को अपनी वेबसाइट से हटाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को लेकर खींचतान मची है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गेमिंग कंपनियां फंस गई हैं। गेमिंग कंपनियों के संगठन अब नियमों से जुड़ी जानकारी के लिए, आशंकाओं के लिए राज्य सरकारों से बातें कर रही हैं। बात कर क्यों रही है? बात इसलिए कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि राज्य अपने हिसाब से भी नियम तय कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नियम राज्य सरकारों से अलग हो सकते हैं। सर, किस नियम को लेकर यह डर है सबसे ज्यादा?
केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया था उसमें ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें कुछ हद तक हिस्सा लॉटरी का या गैम्बलिंग से भी जुड़ी हुई गतिविधियों का, इस मामले में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिए गए, क्योंकि संविधान के नियमों के हिसाब से इस मामले पर कानून बनाने की छूट राज्य सरकारों को भी है। वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। अब इस प्रावधान में केंद्र सरकार ने राज्यों को ये छूट दी है कि वो चाहें तो गेम्स को स्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर सकती हैं, पूरी तरह बैन कर सकती हैं। आपको पता होगा कि तमिलनाडु की सरकार ने तो बाकायदा कानून पास करके ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया है। अब इन कंपनियों की स्टेक्स काफ़ी हाई हैं भारत में, उन्होंने काफ़ी विज्ञापन किए हैं, काफ़ी जगह निवेश किए हैं, काफ़ी ट्रैफिक भी इनकी वेबसाइट्स पर है। भारत की एजेंसियां इनके पीछे पड़ी हैं, इनके रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, इनके बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रही हैं कि कंपनियां दुनिया के किस टैक 7 से चलाई जा रही हैं। इन्हें खतरा है कि राज्य सरकारें सख्ती के कारण या इनकी अपारदर्शिता के कारण इनके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगी। तो इन गेमों का फेडरेशन अब कंपनियों राज्य सरकारों के पास जाकर उनसे बात कर रहा है। पता चला है कि तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम और तेलंगाना की सरकारों के साथ ये मामला उठाया गया है कि उन्हें रेगुलेट किया जाए, पर उन पर सैंक्शंस या प्रतिबंध न लगाए जाएं। कंपनियों को, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को काम करने दिया जाए। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से नियम स्पष्ट किए हैं, जिसमें कि जो चांस के जरिए कमाई वाले और जो इंटरटेनमेंट वाले गेम्स हैं उनकी परिभाषाएं थोड़ी स्पष्ट की गई हैं। अगली खबर आयकर विभाग से जुड़ी। आयकर विभाग के रडार पर कुछ कोऑपरेटिव बैंक, कुछ फॉरेक्स डीलर, कुछ निधि कंपनियां हैं। निधि कंपनियां कौन सी कंपनियां? मतलब वो कंपनियां, जैसे निधि कंपनियों के अगर आप सदस्य हैं तो सदस्य आपस में किसी को कर्ज दे सकते हैं, कोई कर्ज ले सकते हैं। एक तरीके से बैंक नहीं होते, काम वही होता है, कर्ज देना, कर्ज लेना। निधि कंपनियां एक ऐसा संगठन होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं और उनके सदस्य बनकर आप कर्ज ले सकते हैं और कर्ज दे सकते हैं। अब यहाँ कुछ शेडी चीजें हैं, इसीलिए आयकर विभाग के रडार पर है। ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने बीते 2 वित्त वर्षों के दौरान अपनी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स या रिपोर्ट नहीं दाखिल की है, नहीं जमा की है। आयकर विभाग ऐसी संस्थाओं की लिस्ट तैयार कर रहा है और इन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सर, शक क्या है इन पर? पिछले 3 साल के दौरान इन कंपनियों ने करीब 60 के आसपास ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, निधि कंपनीज हैं, फॉरेक्स डीलर्स भी हैं, विदेशी मुद्रा में लेन देन करने वाले लोग भी हैं और फॉरेक्स के सब रजिस्ट्रार्स भी हैं। इन लोगों के ऊपर इस बात का संदेह, सबसे बड़ा संदेह ये है कि इन्होंने इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन करते हुए अचल संपत्ति में, ज़मीन में, जायदाद में निवेश किया है और उस निवेश के बारे में जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। यानी इनके जो ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस में एक हिस्सा, इनके निवेश का एक हिस्सा अचल संपत्ति में जा रहा है और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर सख्ती कर रहा है। इनके रिटर्न्स के जो रिटर्न्स की स्क्रूटनी की गई, जो पाया गया, उसमें पाया गया कि इनके रिटर्न्स में काफ़ी अंतर है इनकी वास्तविक आय, इनकी संपत्तियों और इनकी तरफ से दी गई सूचनाओं में। अब आगे बात करते हैं सस्ते घरों की। सरकार ये चाहती है कि सस्ते घर बने, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि महंगे घर तो बिक रहे हैं, यानी कि घरों का जो बाजार है वो ऊंचा तो हो रहा है, गहरा नहीं हो रहा है। तो अब सस्ते घरों के रुके हुए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कराने के लिए सरकार ने बैंकों से आग्रह किया। इसके लिए सरकार ने स्वामित्व नाम से बैंकों के लिए स्पेशल विंडो शुरू हुई है, लेकिन अभी तक सरकार के इस प्रयास को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अब तक इस विंडो के तहत सिर्फ 2 प्रोजेक्ट चल पाए हैं। सरकार ने बैंकों से इस स्पेशल विंडो के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कहा है। देश भर में सस्ते घरों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। सरकार ये चाहती है कि प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, हम इन प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं बैंकों की मदद से। सर, क्या तैयारी चल रही है? स्वामी फंड पुराना है, 2019 में इसे शुरू किया गया था और जब कोविड के दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज़बरदस्त स्लोडाउन आया था, उस दौरान इस स्वामी फंड को बनाया गया था। इस फंड के तहत केंद्र सरकार जो फंसे हुए अफोर्डेबल हाउसेज हैं, सस्ते हाउस हैं, बजट मकान हैं, उन परियोजनाओं को मदद देती है और उस मदद के जरिए उन्हें तैयार करके ये कोशिश करती है कि जो उसके ग्राहक हैं उन्हें मिल जाएँ। करीब 131 प्रोजेक्ट्स स्वामी फंड के तहत अप्रूव्ड हैं जो उसमें शामिल हैं। इनका टोटल साइज़ 13,600 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में जो सबसे बड़ी बाधा और चुनौती ये है कि इन फंसे हुए परियोजनाओं में बैंक पैसा डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैंकों का एक हिस्सा पैसे का इसमें पहले से ही फंसा हुआ है, या तो बिल्डर ने उस पर लोन ले रखा है या जो बायर है उसने लोन ले रखा है, और इसलिए इन फंसे हुए परियोजनाओं में मकानों की डिलीवरी नहीं हो पा रही। करीब 6 लाख करोड़ के आसपास यूनिट्स, 6,000 करोड़ के आसपास 6 लाख यूनिट्स ऐसी हैं भारत में जो अभी इस व्यवस्था में फंसी हुई हैं। बैंकों से कहा गया है कि वो कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए का फंड एलोकेट करके इसमें से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मदद देने की कोशिश करें, शुरू करें। बैंकों को और भी नियम आसान करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो परियोजनाएं स्वामी फंड के तहत
चिन्हित हैं या पहचानी गई हैं उन्हें बाकी जगह से भी लोन ले सके। बैंकों से कहा गया है कि वो गारंटी दें फंड्स की और जिससे इन्हें इसे शुरू किया जा सके। क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और भारत में फंसे हुए होम परियोजनाओं की या जो अनबिकी परियोजनाएं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक जैसा है भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में। इन यूनिट्स की बिक्री के साथ ऐसा माना जा रहा है कि अगर इनकी बिक्री शुरू होती है तो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल आ सकता है। नहीं तो फिलहाल जितने आंकड़े हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आते हैं उनमें ये पता चल रहा है कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों की ही बिक्री बढ़ रही है, उसके नीचे के मकानों की सेल्स नहीं है। अब सुनते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है। रूस ने अपने यहां कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का जो फैसला किया है उसका असर भारत को रूस से हो रहे तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है। मई के मुकाबले जून के दौरान भारत में रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट घटा है। जून के दौरान रूस से रोजाना 17.9 लाख बैरल तेल का आयात हुआ है। मई में यह आंकड़ा ज्यादा था, 19.6 लाख बैरल का था। सर, पहला सीधा सवाल, आयात में गिरावट क्यों? आयात में गिरावट 2 वजह से। ओपेक में हमने पिछले महीने तक ओपेक के बीच में काफ़ी खींचतान देखी थी। सऊदी अरब एक तरह से अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब रूस अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जिस तरह से जूझ रहा है उसे देखते हुए ओपेक ने फिर रूस को कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लिए राजी कर लिया है। रूस सबसे बड़ा सप्लायर और सस्ता सप्लायर भी है क्योंकि उसे सैंक्शंस के कारण $60 पर बैरल के लेवल पर तेल बेचना पड़ता है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, कल हमने इस बारे में आपको बताया था कि सऊदी अरब और रूस दोनों ने मिलकर करीब 2 लाख से 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन में कटौती शुरू की है और उस कटौती के कारण भारत को मिलने वाला रूस का सस्ता कच्चा तेल कम हो गया है। भारत को ही कम क्यों हुआ है? क्योंकि उत्पादन में कटौती के रूस का सबसे बड़े तेल के ग्राहकों में भारत और चीन है। यूरोप को तो तेल जाता नहीं प्रतिबंध के कारण, इसके अलावा कुछ और अर्थव्यवस्थाएं जिनको जाता है, पर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उन बड़ी इकोनॉमीज में भारत और चीन ही 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा तेल जाता है। अब उत्पादन कम होने के बाद भारत में आने वाला तेल अब कम होने लगा है और जो मांग जो वहाँ से आपूर्ति है वो एक तरीके से, जिसको कि हम अंग्रेजी में प्लेटो पोजीशन कहते हैं, वहाँ पर पहुँच रही है। जो आंकड़े शिपिंग के हमारे पास आते हैं जिनके जरिए पता चलता है कि कच्चे तेल की आपूर्ति कितनी हो रही है, जो वोटेक्सा शिपिंग का आंकड़ा है जिसका अशोक ने जिक्र किया, उस हिसाब से जून के महीने में करीब 8% की कमी हमें रूस से आने वाले कच्चे तेल में दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस को अब अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है ओपेक की मदद से। उत्पादन में कटौती रूस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे ओपेक की बात रखनी है, क्योंकि उत्पादन में कटौती के कारण रूस बाजार में ब्रेंट की कीमत को बढ़ाने की या कच्चे तेल की कीमत को बढ़ाने के अभियान में अब सहारा दे रहा है। अगर वो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रूस को मिलने वाले तेल पर थोड़ा मार्जिन और बेहतर हो जाएगा। ऐसा तेल जो रूस शायद वैध तरीकों से नहीं बाकी और अन्य रास्तों से बाजार में बेच रहा है, तो इसलिए रूस के उत्पादन में कटौती शुरू हुई है। सर, रूस को अपने तेल की कीमत क्यों बढ़ानी पड़ रही है? रूस को दूसरी चीज़ है। रूस की जो अर्थव्यवस्था है युद्ध के कारण बुरी तरह ध्वस्त है। जो ताज़े आंकड़े देखे हमें मई में दिखाई दिए, मई में रूस का जो तेल और गैस का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 36% गिरा पूरे पिछले साल के दौरान, पिछले साल की तुलना में। रूस की अर्थव्यवस्था में लंबे युद्ध के बाद अब गहरा संकट है, क्योंकि गैस रूस की बिक्री का या सेल्स का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी आपूर्ति अब लगभग बंद हो चुकी है पूरी तरह। यूरोप ने रूस की गैस खरीदना बंद कर दिया। वो सारी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें जिनका नाम आप पिछले साल तक सुनते थे, वो सारी पाइपलाइनें अब सूख चुकी हैं, उनसे गैस नहीं जा रही है। गैस का जो भी आपूर्ति रूस से हो रही है वो कंटेनर्स के जरिए होती है। एक पाइपलाइन या एक सप्लाई जो खुली हुई है वो चाइना की तरफ खुली हुई है। ऐसी स्थिति में रूस के पास कच्चा तेल ही एक ऐसा विकल्प था जहां उसे सैंक्शंस से प्रतिबंध में छूट दी गई थी और उस प्रतिबंध में छूट के कारण एक निर्धारित रेट पर उसे तेल बेचना पड़ता था। अब जो बचा हुआ रिसोर्स है उससे बेहतर कीमत मिल सके, और चूंकि ओपेक देश चाहते ही हैं कि कच्चा तेल महंगा हो, तो रूस अपनी ढहती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। $60 के नीचे भी मिल रहा था डिस्काउंट में, लेकिन अब थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसलिए भारत में पहुंचने वाले जो तेल की लागत है, भाड़ा मिलाकर और शिपिंग के चार्जेस मिलाकर, वो महंगी हो रही है। सर, तीसरा और बड़ा सवाल, तो क्या जो पूरी एक कोशिश थी जिसकी बड़ी सुर्खियां बनी थी कि भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा?
हाँ, अब कमी तो हो ही रही है। बंद होगा कि नहीं होगा इसकी एक बड़ी और वजह है। हमने कल आपको बताया था, अगर आपने कल का मनी सेंट्रल नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं कि भारत में कच्चे तेल की कमी, रूस के कच्चे तेल की आवक इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि पेमेंट का पूरा सिस्टम बदल चुका है। चीन के दबाव पर रूस ने भारत को इस बात के लिए बाध्य किया कि रुपए में भुगतान नहीं लिया जाएगा। रूस के विदेश मंत्री भारत आकर बोल गए। दिरहम में थोड़े बहुत भुगतान की कोशिश की गई जो कि अरब की मुद्रा थी, लेकिन अब युआन में भुगतान की नौबत आ गई है। भारत चीन के रिश्तों के बीच में और बहुत सारे डिप्लोमेटिक चुनौतियों के कारण भारत शायद युआन में भुगतान नहीं कर पाएगा। तो जब रूस को उस करेंसी में, जिस करेंसी में भुगतान चाहिए वो नहीं होगा, तो भारत में आने वाले कच्चे तेल की मात्रा भी कम होती जाएगी। तो दोनों वजह हैं, एक तो पेमेंट के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, दूसरा रूस में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती हो रही, कीमतें बढ़ाने के लिए, और सस्ता कच्चा तेल भारत को मिलना कम होगा। अब यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर लौटकर देखते हैं, इसे बाहर से लौटकर। पिछले 1-1.5 साल में रूस के सस्ते कच्चे तेल ने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम तो नहीं हुई, लेकिन बढ़ने भी नहीं दी। कच्चे तेल के सहारे, रूस के सस्ते कच्चे तेल के सहारे भारत की कंपनियों ने खूब निर्यात किया, रेवेन्यूज़ अर्न किए, उस रेवेन्यू पर सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स लगाकर उससे वसूली की। इस सारी प्रक्रिया का नतीजा यह हुआ कि हमने आपको शायद पिछले हफ्ते मनी सेंट्रल में बताया था कि भारत की तेल कंपनियों के घाटे अब लगभग पूरे हो चुके हैं, जो वो महंगे ब्रांड के कच्चे तेल के जरिए झेल रही थी। अब जबकि रूस से आने वाला सस्ता कच्चा तेल, उसकी आपूर्ति कम होती जाएगी, ब्रेंट की कीमतें बढ़ाने के अभियान में रूस परोक्ष रूप से सहयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने की जो कोशिशें चल रही हैं, $75 से ऊपर $76 के आसपास दिख रहा है। इस सूरत में अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की संभावना और भी सीमित रह गई है, जो गणित हमें बाजार में दिख रही है। हालांकि चुनावों के करीब इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए, रूस का सस्ता कच्चा तेल देखते हुए शायद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की जाए, पर वैसा नहीं हुआ। आपको कल पता चला कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। आगे सर क्या होगा? आपको लगता है आप एक तरफ महंगाई, खाद्य महंगाई सर उठा रही है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए आउटपुट कट हो गए हैं, क्रूड ऑयल ऊपर उबलने लगा है, आपको लगता है अब आगे इसके और क्या असर हो सकते हैं? दो ही परिस्थितियां हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊपर तक जाती हैं, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, हमने कल भी इस बात पर डिस्कशन किया था, आज भी कच्चे तेल की कीमत लगभग $76 के आसपास घूम रही है, तो अब फिर भारत सरकार को दोबारा एक सस्ते तेल की विंडो बंद होने के बाद या तो तेल कंपनियों को घाटे उठाने पड़ेंगे, और या फिर सरकार को सब्सिडी की व्यवस्था, जो पिछले साल सब्सिडी की व्यवस्था दी गई थी, वो देनी पड़ेगी। और इसीलिए जब कमर्शियल सिलेंडर्स की जब कल कीमत बढ़ना शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया वापस लौटती दिखाई दी, जिसमें हमने लंबे समय से तेल की कीमतों में स्थिरता देखी थी। भारत में अगर कमी नहीं आई थी तो बढ़ोतरी भी नहीं हुई थी। तो रूस एक बड़ा आधार था सस्ते कच्चे तेल का, जो धीमे धीमे अब सिकुड़ रहा है, और भुगतान की समस्याएं भी बड़ी हो रही हैं, और भुगतान की पेचीदगी ज़्यादा बढ़ रही है भारत की कंपनियों के लिए जो आयात करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा की तरफ से गुरुवार को थ्रेड नाम से नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। इस लॉन्च को ट्विटर के मालिक एलन मस्क और मेटा के मार्क जकरबर्ग के बीच टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भी थ्रेड पर निशाना साधा है। थ्रेड की तरफ से मांगी जा रही यूजर की जानकारी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सर, ये किस तरीके की जंग है? ये नई जंग बाजार में शुरू हो गई, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही थी। ट्विटर की संकट समस्याओं को देखने के बीच में बाजार में कम से कम 2-3 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म तैयारी कर रहे थे जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग की दुनिया में आए, और मार्क जकरबर्ग का थ्रेड सामने आ गया। और थ्रेड के साथ अब मार्क जकरबर्ग उसी स्पेस में, उसी बाजार में, जहां आमतौर पर ट्विटर की मोनोपोली है, ट्विटर अकेला अपने तरीके का प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ मार्क जकरबर्ग का थ्रेड आने वाला है। और इसे लेकर जिस तरीके की दिलचस्प जद्दोजहद हमें ट्वीट्स के जरिए दिखाई दी, ऐसा लगा कि एलन मस्क को सीधा झटका इस बात से लगा है। उनका ट्वीट जिस तरह से आया, उससे माना जा रहा है कि अब माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बाजार में 2 बड़े दिग्गज जंग के लिए उतर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी जो हालांकि बाजार में मोनोपोली में है लेकिन बहुत सारी मुश्किलों में फंसी हुई, और जकरबर्ग ने लंबे समय बाद किसी एक नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए क्षेत्र के साथ बाजार में उतरने की तैयारी की, जहां वो माइक्रो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं।
सर, इस जंग में पड़ला किसका भारी दिख रहा है? पड़ला अभी फिलहाल स्थिति में अगर आप देखें तो ट्विटर ज़्यादा गहरी मुश्किल में दिखती है। ट्विटर ने अपनी लगभग सारी सेवाओं की कीमतें बढ़ा दी हैं, उन पर पैसा लगा दिया है। ट्विटर डेस्क का सर्च भी रोक दिया गया है, वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया गया है। जब से मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर का टेक ओवर किया है, घाटे लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी को अपनी सेवाएँ महंगी करके और पेड सब्सक्रिप्शन की दिशा में जाना पड़ रहा है। जकरबर्ग की आर्थिक स्थिति, बैलेंस शीट ट्विटर से ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। हालांकि जकरबर्ग को फेसबुक को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फेसबुक ने अभी हाल में छटनी करके बहुत सारे और प्रयोगों के जरिए अपने प्लेटफॉर्म्स पर रेवेन्यू की दृष्टि से जकरबर्ग मजबूत स्थिति में देखते हैं। उनका एक और प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जो काफ़ी बड़ा सक्सेस है। तो अगर ये जंग एक मुफ्त माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्सेस एक पेड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बीच में होगी, क्योंकि ट्विटर अब ऑलमोस्ट पेड जैसा होने जा रहा है और जकरबर्ग के पास अभी इतनी ताकत है, क्षमता है, इतने रेवेन्यूज़ हैं कि वो अपने थ्रेड्स को लंबे समय तक फ्री रख सकते हैं। तो ये जंग दिलचस्प और देखने लायक होगी। क्या एलन मस्क भी वो सारी फीस जो उन्होंने लगा रखी है वो हटाएंगे, या फिर मुफ्त सेवा के लिए, मुफ्त माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा के लिए ट्विटर के लोग थ्रेड्स की तरफ जाएंगे, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। डेयरी कंपनी अमूल का आंध्र प्रदेश में हुआ निवेश चर्चा का विषय बना हुआ है। अमूल ने आंध्र प्रदेश की एक सहकारी संस्था में 385 करोड़ रुपए का निवेश किया और ये निवेश ऐसे समय में हुआ है जब अगले साल आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अमूल और कर्नाटक के नंदिनी ब्रांड के मुद्दे पर भी जोर पकड़ा था, वहां पर भी विवाद बढ़ा हुआ था। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा ने कंपटीशन कमीशन को कहा है कि दोनों एयरलाइन के विलय के बाद एयरलाइन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा पर कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। कंपटीशन कमीशन ने दोनों एयरलाइंस कंपनियों को विलय के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपटीशन कमीशन का जो शक था, जो उनको आशंका थी, वो इस बात की थी कि एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय के बाद घरेलू एविएशन सेक्टर में कहीं कॉम्पिटिशन पर खराब असर ना पड़े। रिलायंस जियो ने हाल ही में लॉन्च किए सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन जियो भारत के निर्माण के लिए कई भारतीय कंपनियों ने जियो के साथ साझेदारी की योजना बनाई है। इन कंपनियों में कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, सारी भारत की कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को को ब्रांडेड फीचर फोन बनाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा कंपनियां सरकार की स्मार्टफोन उत्पादन लिंक प्रोडक्शन जो स्कीम है उसका लाभ उठाने के लिए जियो भारत की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन सकती हैं। बात इतनी है, इंडिया की कंपनियां वो चाहती हैं हम बनाएं और इस पर सरकार की स्कीम का फायदा भी ले लें। कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद आगामी मानसून सत्र में विधेयक का संसद में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर 2022 में सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा लेकर आई थी। विधेयक का संशोधित वर्जन सिर्फ पर्सनल डेटा पर केंद्रित है, जिससे गैर व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की ज़रूरत खत्म हो रही है। सर, क्या कोई टिप्पणी आपकी? सबसे दिलचस्प खबर तेलंगाना से है। अमूल अब जहाँ जहाँ जा रही है, भारत के जिस भी राज्य में जा रही है, वहाँ एक नया विवाद शुरू हो रहा है और ये विवाद अमूल का अब तेलंगाना में। पर यहाँ इस विवाद का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। अमूल का बेंगलोर में कर्नाटका में जाना, नंदिनी को लेकर विवाद, जो कर्नाटका की स्टेट डेयरी है उसके साथ विवाद शुरू हुआ, तमिलनाडु में विरोध हुआ। लेकिन यहाँ तेलंगाना की सरकार ने ही अमूल से एक अनुबंध किया था और चित्तूर की एक कोऑपरेटिव डेयरी है जिसको के रिवाइवल के लिए अमूल ने करीब 385 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तेलंगाना की सरकार अपने कोऑपरेटिव सेक्टर को रिवाइव करना चाहती, तो वहाँ विपक्ष सामने है सड़क पर और ये कह रहा है कि राज्य की सरकार ने अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में बाहर की कंपनी को गुजरात की कोऑपरेटिव कंपनी को प्रवेश दे दिया है। अमूल का विस्तार हर जगह विवाद पैदा कर रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।